नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए चंद्रनगर में जनसभा का आयोजन, सीएम धामी ने किया प्रचंड जीत का दावा। स्वर्गीय विधायक शैला रानी रावत को याद कर भावुक हो उठी बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल। उत्तराखंड में यूसीसी पर संग्राम जारी, धामी सरकार पर हरदा ने साधा निशाना। समान नागरिक संहिता के फैसले को लटकाना चाहती है सरकार। घोटाले की भेंट चढ़ रही केंद्रीय सरकार की योजना, उत्तरकाशी में हर घर नल से जल योजना में बड़ा घोटाला। मृतकों के नाम भी बांटे गए कनेक्शन, ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप। और हल्द्वानी शहर में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों का ट्रांसलोकेशन शुरू, पहले चरण में शिफ्ट हुए 10 विशालकाय पेड़, 10 और वृक्षों को किया जाएगा शिफ्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 20 मई को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार प्रसार में तेजी देखने को मिल रही है। चंद्रनगर में बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। बड़ी संख्या में भीड़ सुनिश्चित कर रही है कि उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। वहीं जनसभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल भावुक नजर आई। स्वर्गीय विधायक शैला रानी रावत को याद करते हुए आशा नोटियाल भावुक हो उठी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको ढांढस बंधाया, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भावुक दिखे। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इसकी चर्चा पूरे देश में है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी निकल गया, लेकिन यूसीसी लागू नहीं किया गया। अब विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी पर संग्राम जारी, यूसीसी से किसे नफा किसे नुकसान। धामी सरकार पर हरदा का निशाना, यूसीसी को लटकाना चाहती है सरकार। प्रदेश की सियासत में यूसीसी का मुद्दा छाया हुआ है। पक्ष से लेकर विपक्ष की जुबान पर सिर्फ यूसीसी है। जहां सत्ता पक्ष यूसीसी को लागू करने के लिए लंबे समय से राग अलाप रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार को जमकर कोस रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि यूसीसी के नाम पर ढकोसला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरीश रावत का कहना है कि धामी सरकार यूसीसी लागू करने के मूड में नजर नहीं आ रही है, इसलिए यूसीसी का मुद्दा लटकाया जा रहा है। यूसीसी तो तभी है जब सारे देश में आप लागू करो। ये तो यूसीसी है ही नहीं, ये तो ढकोसला है, ये तो ढकोसला है। और मैंने तो पहले दिन से कहा, ये बेगानी शादी में शादी होनी है मोदी जी की और अमित शाह जी की, और उसमें अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, धामी जी दीवाने हो रहे हैं। क्या है उसमें? उत्तराखंड को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए उसको लटकाए रखने में उनका इंटरेस्ट है। वो जैसे ही लागू होगा तो लोगों को हकीकत मालूम हो जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि यूसीसी कानून बन चुका है और अब इसे धरातल पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे लेकर क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। विधायक विनोद चमोली का कहना है कि यूसीसी लागू करने में अगर देरी हो रही है तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही यूसीसी के पक्ष में नहीं है। अब कांग्रेस कहती साहब ऐसे ही बोल रहे हैं यूसीसी लागू नहीं करे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो शुरू से चाहती है यूसीसी ना आए। और अगर वो चाहती है कि यूसीसी आए तो फिर खुलकर बोले ना। वो हमारा विरोध इस बात के लिए करे कि यूसीसी जल्दी क्यों नहीं ला रहे हैं, समय पर यूसीसी क्यों नहीं ला रहे हैं। तो उनको अगर विरोध करना तो इस तरह से विरोध करें, तो मैं समझता हूँ तब जाके कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि यूसीसी में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो भाजपा के गले पड़ने वाले हैं। हरीश रावत ने कहा है कि जो अपने आप को चैंपियन ऑफ हिंदू कहते हैं, उन्हीं के लिए भाजपा ने यूसीसी में मुसीबत खड़ी कर दी है। बल्कि कुछ प्रोविजंस तो उसमें ऐसे हैं जो प्रोविजंस जो है इनके गले पड़ने जा रहे हैं। वो तो अपोजिशन ने उठाया नहीं
प्रोविजंस को यदि हम ठीक तरीके से उठाएं उनको, तो वो प्रोविजंस इनके गले पड़ने जा रहे हैं। ये तो कहाँ हिंदुओं की सेवा आपने को क्या मानते हैं, चैंपियन ऑफ हिंदूज के रूप में देखते हैं। इसमें तो हिंदुओं के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। वहीं हरीश रावत के बयान पर विनोद चमोली ने भी पलटवार किया। विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस को इसमें परेशानी क्यों है, कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आने वाले समय में होती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी फेस करेगी। तो उनको खुश होना चाहिए ना, वो उससे परेशान क्यों है? हमको करने दे, हम जो कर रहे हैं। अगर उसके कोई प्रो एंड कॉन्स होंगे, कोई उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, तो हम उसको फेस करेंगे, वो हमारा काम है। तो खुश होने चाहिए, उनको क्या दिक्कत है? यूसीसी को लेकर प्रदेश में पहले ही खूब सियासत हो रही है। ऐसे में विपक्ष यूसीसी को हिंदुओं के लिए मुसीबत बताकर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। लेकिन प्रदेश में यूसीसी कब तक लागू होता है और इससे कितना नफा और कितना नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की हर घर जल योजना चल रही है, लेकिन इस योजना का फायदा आम लोगों को तो नहीं मिल रहा है, बल्कि ठेकेदार ही अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। उत्तरकाशी में इस योजना से जुड़ा एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। घोटाले की भेंट चढ़ी केंद्र सरकार की योजना। हर घर जल योजना में बड़ा घोटाला, ग्रामीणों ने लगाया बड़ा आरोप, अपनी जेब भर रहे ठेकेदार। केंद्र सरकार की योजना हर घर नल हर घर जल के अंतर्गत हर परिवार और घर तक जल पहुंचाने की है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तरकाशी जिले में ये योजना घोटाले की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ गांव तक नल तो पहुंचा, लेकिन नल से एक बूंद जल नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। अनियमितताएं इतनी कि कागजों में एक ही परिवार के 5-5 कनेक्शन दिखा दिए गए। यहाँ तक कि जो परिवार कई सालों से बाहर रहते हैं, उनके नाम का भी कनेक्शन दिया गया है। इतना ही नहीं, मृतकों के नाम पर भी कनेक्शन आवंटित कर दिए गए। इसी मुद्दे को लेकर उत्तरकाशी जिले में पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि इस घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि ठेकेदार और कार्यदायी संस्था की मिलीभगत से ग्रामीणों को बेवकूफ बनाया गया है। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी, किसी नल जल कहीं पे भी पानी नहीं है। मैं आप लोगों की चैनल के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब को मैसेज भेजना चाह रहा हूँ। दूसरा, मेरी ग्राम पंचायत में इतनी खतरनाक आपदा आई है, शासन प्रशासन पूरा आया था, कर्मचारी हर डिपार्टमेंट आया था, लेकिन किसी भी प्रकार की 100 रुपये की राहत नहीं दी गई। कि मेरे गांव में तो पहले जो है मतलब अभी पानी नहीं आया, और कनेक्शन है 4-4 और 5-5 और 6-6 कनेक्शन, 2-2 कनेक्शन, 3-3 कनेक्शन, ये एक परिवार पे, ठीक है। और जो नल बिछाए भी गए वो जो एकदम घटिया है, जिस पे अभी तक कोई पानी नहीं है, ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है मतलब हमारे डीएम साहब भी मिले हुए हैं, हमारे विधायक जी भी मिले हुए हैं। अध्यक्ष हमारे डीएम साहब हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करना था विधायक जी ने, वो विधायक जी अभी तक जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, जिसने जो है इतना घोटाला, ये दोनों मिल रखे हैं, और मिलने के कारण जो है हमारी कोई पूछ नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी पर भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जिलाधिकारी हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। ऐसा जिलाधिकारी उत्तरकाशी को नहीं चाहिए। ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ऐसे जिला जल और स्वच्छता मिशन, जल जीवन मिशन के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं, जब हम आज 150 दिनों तक आंदोलन करके धैर्य का परिचय दे सकते हैं, हम परिचय देंगे आगे भी धैर्य का। आप इस जिलाधिकारी को चेंज करिए, यहाँ से सस्पेंड कीजिए इनको। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका मकसद साल 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराना है। इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इस योजना के तहत हर ग्रामीण
परिवार को रोजाना 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में केंद्र सरकार की ये योजना घोटाले की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि ग्रामीणों की शिकायत पर आखिर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वीदत्त नेथानी की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में हयात बार को लेकर सियासत हो रही है। दरअसल हयात बार पर 24 घंटे बार संचालन का लाइसेंस था, जिसे निरस्त कर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने 12 घंटे का कर दिया है, जबकि शहर के अन्य बार, क्लब और पब को रात 11 बजे के बाद बंद करने का फरमान जारी किया गया है। उधर हयात बार को दी गई इस छूट पर डीएम का कहना है कि बार को आबकारी आयुक्त ने अगस्त में स्वीकृति दी थी। इस दौरान वो शहर के डीएम नहीं थे। उसके मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि उसके 3 चरण होते हैं। पहले जिले से रिकमेंडेशन जाती है एक्साइज कमिश्नर को, एक्साइज कमिश्नर उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद जब जिले में वो अप्रूवल पश्चात आ जाती है तो जिले को वो जारी करना पड़ता है। जो प्रथम 2 चरण थे, जिले से रिकमेंडेशन जाना और कमिश्नर के यहाँ से उसका अप्रूवल मिलना, वो हमसे पूर्व के प्रकरण हैं। जब यहाँ पे अप्रूवल आ गई थी व्हेन आई जॉइंड, तो वो यहाँ से सिर्फ इशू किया गया था। इट वाज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग आवर टेन्योर। लेकिन उसके इफेक्ट्स के दृष्टिगत, क्योंकि ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है हमारा, वी कैनॉट ट्रीट एनी वन फैसिलिटी और यूनिट एज स्पेशल। तो ये पूरा इकोसिस्टम को जब हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसकी भी रिकमेंडेशन हमने की थी कि इट शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल टू अदर यूनिट्स। तो आज उसका निरस्तीकरण हो गया है और उसको हमने इशू भी कर दिया है। तो उसके भी टाइमिंग्स वही रहेंगे जो अन्य बार्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स के हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हयात बार को लेकर जिलाधिकारी को जमकर घेरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा है कि मामला ड्रंक एंड ड्राइव का था। ऐसे में कांग्रेस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर हयात बार पर भी पाबंदी लगाने को अपना पक्ष रखेगी। उधर कांग्रेस के साथ ही आम जनता भी 24 घंटे बार खोलने को लेकर प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि डीएम का कहना है कि वो ये आदेश उनके हाथों में बैठने से पहले था। उनके हाथों में इस आदेश को लेकर किसी भी तरह का कोई कमान नहीं है। लेकिन अब लगता है कि जिलाधिकारी देहरादून सीएम से बड़े हो गए हैं, डीएम सीएम से बड़ा, क्योंकि 28 अक्टूबर को एक लाइसेंस जारी हुआ था हयात रेजेंसी देहरादून को, जिसमें जिलाधिकारी ने हयात रेजेंसी को 12 घंटे अतिरिक्त प्रत्येक दिन बार खोलने की परमिशन प्रदान की। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई तो छोटे बार मालिक जिनके पास एक बार है या एक पब है, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हुई, लेकिन हयात रेजेंसी को दिए गए लाइसेंस को निरस्त नहीं किया गया, जो दोहरा मापदंड मैं मानता हूं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी बड़ी कंपनियों को, बड़े कंपनी के मालिकों को मदद पहुंचाते हैं। एक तरफ छोटे मझोले दुकानदारों को, बार और ठेके वालों को परेशान किया जाता है, वही बड़े होटलियर्स को, जो बड़े नामी गिरामी लोग हैं, उनको किस तरीके से 12-12 घंटे अतिरिक्त बार चलाने की परमिशन दी जाती है, ये दिखता है। उधर उत्तराखंड में स्टील फैक्ट्रियों द्वारा बिजली चोरी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि इन फैक्ट्रियों से हर साल सरकार को 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस घोटाले में शामिल अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की सीबीआई जांच की मांग की है। सर्किल से लेकर के उच्च अधिकारियों को भी यहाँ पे शामिल करके एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए, इन फैक्ट्रियों के अंदर का दौरा किया जाए कि आपने कितनी फैक्ट्री यहाँ पे फर्नेस स्थापित कर रखे हैं और कितने का आप बिजली का बिल भर रहे हो। अगर ये बात तय हो जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो हमारी जानकारी में है, कि बिजली का बिल एक फर्नेस का भर रहे हैं और 8 से 10 फर्नेस चला रहे हैं, जिसके कारण हर साल 500 करोड़ रुपए तक का जो है लाइन लॉस जो है, या बिजली की चोरी का जो राजस्व का जो नुकसान हो रहा है वो सरकार को हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि आम जनता को भी हो रहा है। बिजली चोरी वो करें, लाइन लॉस के नाम पे बड़ा हुआ टैरिफ हम भरें।
वहीं हल्द्वानी शहर में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे विशालकाय पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी की माने तो शहर में सड़कों के किनारे लगे पीपल, पाखंड सहित अन्य वृक्षों को पर्यावरण के लिहाज से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। पहले चरण में 10 पेड़ों को शिफ्ट किया गया और इसके अलावा 10 और पेड़ों को शिफ्ट किया जाना है। देखिए, हल्द्वानी में जो हमारे 13 चौराहे और जंक्शन इम्प्रूवमेंट का वर्क चल रहा है, इसके अलावा रोड वाइडनिंग का भी कई जगह पे काम चल रहा है। उसमें जो वृक्ष पूर्व में पातन के लिए चिन्हित किए गए थे, उसमें जिलाधिकारी मैडम ने ये निर्देश दिए थे कि उनको काटने के बजाय हम उनको बचाते हुए उनका रिलोकेशन करें। उसी के क्रम में धनराशि स्वीकृत होने के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर के माध्यम से एक संस्था का चयन किया गया है। पिछले 4 महीने से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। शुरू में इसमें सीलेंट लगाया गया है, इसके अलावा एंटी फंगल ट्रीटमेंट देने के बाद, रूट कटिंग करने के बाद, प्रूनिंग के बाद लास्ट में अब हम लोगों ने इनको उठाना शुरू किया है और इनको जो इनके लिए निर्धारित स्थान है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पर इनको प्लांटेशन किया जा रहा है। वहीं लालकुआं में यातायात में अव्यवस्थाओं का सामना जो है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। राहगीरों ने बताया कि नगर में वीआईपी गेट पर हाईवे के दोनों तरफ अनियमितताएं तरीके से खड़े होने वाले ट्रकों के हादसों का खतरा बना रहता है। साथ ही अब कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हालांकि इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। कई बार प्रशासन हम कह चुके हैं कि जो जहाँ पर जितना भी ट्रैफिक खड़ा है उसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। एक उससे दूसरा जो आवारा पशु घूमते हैं, मगर जो नीचे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में जो ट्रक खड़े हुए हैं, इनसे लगातार लोग मोटरसाइकिल सवार रात में दिखता है नहीं तो आगे देर से खड़ा करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि आप इसको जल्दी, जबकि कप्तान के आदेश थे कि इनको हटाया जाए, फिर भी इन्होंने हटाया नहीं है। हमारा उनसे वो है अनुग्रह है कि भैया इनको हटाया जाए। में जो हमारे मालवाहक वाहन है उनका आवागमन होता है और इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस को एक दिन का टाइम निर्धारित करने के लिए और इसके साथ ही जो अन्य वाहन है जिनकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है उसको रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ट्रैफिक रूल्स का फॉलोअप नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं दिनेशपुर में नगर पंचायत ने अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी है। दरअसल बाजार क्षेत्र में व्यापारी दुकानों का सामान रोड तक फैला रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लग रहा है। ऐसे में नगर पंचायत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि व्यापारियों का सामान जब्त करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभी हमारे द्वारा जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, सामान अपना पीछे हटा लें। जो व्यक्ति नहीं मान रहे हैं उनको प्रशासन के द्वारा दंडित किया जाएगा और उनको जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और ये सभी कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर अंदर कर ली जाएगी। वहीं लोहाघाट पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने नागार्जुन मंदिर में आयोजित मेले में हिस्सा लिया। इसके अलावा डीएम ने आपदाग्रस्त क्षेत्र इलाकों का भी जायजा लिया और प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उधर आयोजित मेले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि ये भारत और नेपाल की संस्कृति का संगम है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देखिए, इस तरह के जो पारंपरिक मेले हमारे होते हैं ये हमारी ही संस्कृति को जीवित रखते हैं और इन्हें और व्यवस्थित और अच्छा वृहद करने का हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ पे आज ये मेरा पहला अवसर था जब मैं आज इस पावन धाम पे आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी भी जो भी व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हो सकती हैं हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में इस वर्ष आपदा से भी बहुत कुछ क्षतिग्रस्त हुई है, तो जो भी हमारी यहाँ पे कुछ मार्गों की, कुछ पुलों की और कुछ अन्य अवस्थापना की जो डिमांड आई है उसको भी हम पूरा करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि अगली बारी जब इस मेले का आयोजन हो तो उसको और बृहद स्वरूप हम दे सकें। उधर रुड़की के लिबरहेड़ी में गन्ना समिति ने उर्वरक बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम किसानों के साथ ही मिल के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने आए बीजेपी नेता ने कहा है कि किसानों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और किसानों के साथ में है। की मांग थी बहुत समय से और ये यहाँ पर गोदाम इसीलिए स्थापित किया और इसमें हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी का विशेष योगदान है और हमारे बोर्ड के सहयोगी साथियों का सभी का योगदान है, गन्ना विभाग का योगदान है। तो आज स्वामी जी आए यहाँ, उसका लोकार्पण भी किया। गन्ना एक को भी आना था, उनके घर में कोई घटना घट गई तो इसलिए वो नहीं आ सके और सभी लोग खुश हैं। आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह लोगों में है। आज खाद गोदाम मिल गया तो कल से लोगों को यहाँ पे खाद मिलना शुरू हो जाएगा। आज हमारे मंगलोर
गन्ना समिति है उन्होंने इनकी मांग को पूरा किया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जिन लोगों को कई कई किलोमीटर खाद लेने के लिए जाना पड़ता था मुंडलाना के लोगों को, अब वो सारी सुविधा इसी गांव के अंदर मिलेगी और निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ उपचुनाव के लिए चंद्रनगर में जनसभा का आयोजन, सीएम धामी ने किया प्रचंड जीत का दावा। स्वर्गीय विधायक शैला रानी रावत को याद कर भावुक हो उठी बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल। उत्तराखंड में यूसीसी पर संग्राम जारी, धामी सरकार पर हरदा ने साधा निशाना। समान नागरिक संहिता के फैसले को लटकाना चाहती है सरकार। घोटाले की भेंट चढ़ रही केंद्रीय सरकार की योजना, उत्तरकाशी में हर घर नल से जल योजना में बड़ा घोटाला। मृतकों के नाम भी बांटे गए, कनेक्शन ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप। और हल्द्वानी शहर में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों का ट्रांसलोकेशन शुरू, पहले चरण में शिफ्ट हुए 10 विशालकाय पेड़, 10 और वृक्षों को किया जाएगा शिफ्ट।